एसिडिटी या गैस संबंधित परेशानी, ये ऐसी कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो मैक्सिमम इंडियंस को परेशान करती हैं और कभी ना कभी आप भी इस परेशानी से ज़रूर जूझे होंगे। अब समझना ज़रूरी है कि जब आप डॉक्टर्स के पास गैस या एसिडिटी की परेशानी लेकर आते हैं तो डायग्नोस्टिकली ये गैस्ट्राइटिस हो सकती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकती है या फिर GERD हो सकता है। लेकिन कॉमनली 70% इंडियंस को जो एसिडिटी वाले सिम्टम्स महसूस होते हैं, खासकर अपर एब्डोमेन में, वो नॉर्मली GERD की वजह से ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है मेरे चैनल पर और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोस बनाता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में और आपको बताएंगे कि ये परेशानी क्यों होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस हमें कराने पड़ते हैं, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं GERD के बारे में। तो जैसा कि शब्द बोलता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या डिजीज, तो यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, रिफ्लक्स मतलब बैक फ्लो। तो किसी भी कारण की वजह से जब हमारे स्टमक के कंटेंट्स हमारे इसोफेगस में बैक फ्लो होने लग जाएं तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे उसे हम बोलेंगे GERD। अब देखिए, जो एसिडिटी के मैक्सिमम सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जलन होना, दर्द होना, नीचे से लेके ऊपर तक हमारे गले तक पूरा यहाँ पे छिला हुआ महसूस होना, डकारे आना, डकारों के संग में जलन महसूस होना, कभी कभी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है, खांसी ख़त्म ही नहीं रहती, ड्राई कफ रहता है पेशेंट को, वॉमिटिंग भी आ सकती है, नोजिया भी महसूस हो सकता है। जो मरीज़ बताते हैं कि गैस हमारे सर में चढ़ रही है, गैस हमारे कंधे पे जा रही है, गैस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, घबराहट हो रही है गैस की वजह से, इतना तक हो जाता है कि पेशेंट को इतना ज़बरदस्त पेन होता है कि ऐसा लगता है जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये वाइड वैरायटी के सिम्टम्स जो होते हैं, ये GERD की वजह से होते हैं। अब समझिए कि आखिर ये GERD होता क्यों है और इसमें क्या होता है। देखिए, जब आपने खाना खाया तो जो आपका फूड पाइप है वो नॉर्मल एक पाइप है जिसमें से हमारा खाना स्टमक में जा रहा है। अब ये जो हमारा पूरा फूड पाइप है, इसके अंदर नीचे और बीच में एक दो स्फिंक्टर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसका काम है कि जब यहाँ से आपने खाना खाया, नीचे पहुँचा तो ये ओपन हो गया और यहाँ से आपका खाना स्टमक में चला गया। पर किन्हीं भी कारणों की वजह से जब ये क्लोज हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये पार्शली क्लोज हुआ या इसकी वीकनेस हो गई, तो क्या होगा कि जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स हैं वो हमारे फूड पाइप में वापस चले जाएंगे, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे स्टमक के कंटेंट्स हमारे फूड पाइप में जाएंगे तो वो हमारे जो वॉल्व्स हैं उसे इरोड करेंगे और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स महसूस होंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई कि आखिर ये GERD होता क्यों है। अब हम बात करेंगे क्या कारण है जिसकी वजह से GERD में इतनी सारी परेशानियां होती हैं। सबसे बड़ा कारण हो गया, जैसे मैं बता चुका, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वीकनेस। इसके अलावा क्या कारण हो सकता है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कारण है, वो है हाइटस हर्निया। अब हर्निया शब्द आपने सुना है कि हमारे बॉडी में हर्निया कई जगह हो सकता है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया होता है, अम्बलाइकल हर्निया होता है, इसी तरह हाइटस हर्निया भी होता है कि जो हमारे स्टमक की वॉल है उसमें एक हर्निएशन हो जाती है और वो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालती है। इस प्रेशर की वजह से हमारा LES ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से GERD के सिम्टम्स आते हैं। अब जितने भी केसेस में आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 30% केसेस में हाइटस हर्निया एक बहुत बड़ा कॉज साबित होता है। इसके अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं, इन्हें समझते हैं। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको GERD के सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे बड़ा कॉज क्या है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में, वो हैं आपके ईटिंग हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा देर के बाद भोजन करते हैं, यानी 2 मील्स के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस टाइम रखते हैं, या फिर आप एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं, या आप पानी की मात्रा प्रॉपरली नहीं लेते, या फिर एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से स्टमक जो है कम्प्लीटली फुल हो जाता है और बैक प्रेशर लगता है। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सैलड्स नहीं खाते हैं प्रॉपरली, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना खाते हैं, तो इन सारे ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते प्रॉपरली, आप वॉक भी नहीं करते प्रॉपरली, अगर आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी पाचन क्रिया है वो ऑलरेडी
डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से GERD के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हैं, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा तनाव की स्थिति में रहते हैं, अगर आप अपनी बातें मन में ही रखते हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो उसमें मैक्सिमम केसेस के अंदर, इंट्रोवर्ट केसेस में GERD के सिम्टम्स आते हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है नंबर 1 प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में भी GERD के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स, देखिए एस्थमेटिक पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ चेस्ट प्रेशर GERD के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा अगर आपको GERD है तो हो सकता है आपके एस्थमा के सिम्टम्स भी थोड़े से बढ़ जाएं। अगर आप मेडिकेशन पर हैं, जैसे अगर आप मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं, कि खासकर अगर आप देखें पेन के लिए किसी भी तरह की पेन किलर्स ले रहे हैं, अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको जो है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस या GERD के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेस के बाद एक्चुअल सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम जो हमारे GERD के पेशेंट्स या एसिडिटी के पेशेंट्स में होता है वो होती है पेट की जलन, पेट में दर्द, अपर पार्ट में दर्द, या फिर यहाँ हमारे जो चेस्ट बोन है, इस चेस्ट बोन से लेके ऊपर गले तक यहाँ पर पूरे में जलन महसूस हो सकती है। पेशेंट को यहाँ पर घबराहट, एंग्जाइटी के अटैक्स भी आ सकते हैं। पेशेंट को वॉमिटिंग भी की टेंडेंसी बन सकती है, नोजिया की टेंडेंसी बन सकती है, डकारें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। इसके अलावा पेशेंट जो कभी कभी सिफेल्जिया या हेडेक की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। पेशेंट कभी कभी यहाँ पर देखा जाए तो कंधे में पेन बताते हैं, लेफ्ट साइडेड पेन बताते हैं, कभी राइट साइडेड पेन बताते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स तो ऐसा भी साइकोसोमैटिक सिम्टम्स देते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं भी अगर आप दबाएंगे तो हमें डकारें आ जाएंगी। और डकारें जो हमारे गैस्ट्राइटिस में होती हैं और GERD में होती हैं, उसमें फ़र्क होता है। GERD में क्या होता है कि जो डकारें आती हैं जब आप खाना खा लेंगे उसके थोड़ी देर बाद ही डकारें आएंगी, जबकि गैस्ट्राइटिस में कभी भी डकार आ सकती है। तो इस तरह जो डकारें आती हैं उसकी वजह से भी पेशेंट को परेशानी होती है। और एक और पेक्यूलियर फीचर है कि डकारों के साथ में पेशेंट को जलन ज़रूर महसूस होती है। इसके अलावा जो दर्द है, वो दर्द आपका जो प्रेसिंग पेन है वो आपको जस्ट ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन के नीचे महसूस होता है, या फिर कभी कभी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड भी होता है। और ये इतना सीवियर हो जाता है कुछ केसेस के अंदर कि ऐसा महसूस होता है जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस तरह बहुत सारे वाइड वैरायटी के और सिवियरिटी के सिम्टम्स आते हैं। एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि 2 GERD के पेशेंट्स के अंदर ज़रूरी नहीं है सेम सिम्टम्स आए, सिम्टम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हर मरीज के सिम्टम्स को समझना और उसके हिसाब से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि इसमें ऐसे केसेस में क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। देखिए, नॉर्मली ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स की वजह से ही मैक्सिमम टाइम्स ट्रीटमेंट हो जाता है। पर यहाँ पर एंडोस्कोपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे कि हम पार्शियली डायग्नोज कर लेते हैं कि पेशेंट को हाइटस हर्निया तो नहीं हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है पेशेंट को बेरियम मील देना पड़ जाता है, बेरियम मील एक्सरे, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ पर पेशेंट को क्या परेशानी हो रही है। कभी कभार इफ़ रिक्वायर्ड होता है तो हमें CT स्कैन भी कराना पड़ता है। अब इसके अलावा जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसमें हम CBC विद ESR ज़रूर कराते हैं देखने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ब्रेथ टेस्ट भी करवाते हैं पेशेंट का pH देखने के लिए कि एक्चुअली जो वहाँ पे pH है स्टमक कंटेंट्स का वो कितना ज़्यादा है। इसके अलावा इफ़ रिक्वायर्ड होता है तो हमें लिवर फंक्शन टेस्ट कराने पड़ते हैं या लिपिड प्रोफाइल्स भी कराने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस। अब अगर आप बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो जब आप बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, तो देखिए होम्योपैथी एक आइडियल चॉइस हो सकती है GERD के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब होम्योपैथी में हम इलाज कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हर पेशेंट के अंदर GERD के सिम्टम्स अलग होते हैं, उसकी इंटेंसिटी भी अलग होती है। तो इसलिए जब आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर फोकस करना होता है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करना होता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करने होते हैं, और जैसा कि मैं बता चुका हूं कभी कभी मेडिकेशन की वजह से भी पेशेंट को GERD हो सकता है। अब सपोज करिए पेशेंट आपको बार बार पेन बोल रहा है, जैसे बॉडी में कहीं पे भी पेन है और वो ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन ले रहा है एज पेन किलर्स, तो उसकी वजह से उसको GERD के सिम्टम्स या एसिडिटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या आप फिर से एक और एसिडिटी की मेडिकेशन लेना पसंद करेंगे? तो इसलिए बेटर होता है कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, जिसमें कि आपको सिम्टोमैटिकली पर्सनलाइज मेडिसिन हम लोग दे सकें, जिससे कि आपको प्रॉपरली इंप्रूवमेंट आ सके। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं ये समझिए। देखिए, वैसे नॉर्मली सबसे पहले समझ लीजिए कि होम्योपैथी में हमेशा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के ऊपर ही आप फोकस करिए, जो आपके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट लीजिए। और
ट्रीटमेंट चाहे आप कोई भी लें, अगर आप अपने डाइटरी चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं रखेंगे तो वो ट्रीटमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दवाइयों की। देखिए, जो कॉमनली दवाइयाँ मैं पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करता हूँ वो है नैट्रम सल्फ, नंबर 2 इज आयरिस वर्सिकुलर, नंबर 3 इज रोबीनिया, नंबर 4 इज कार्बोवेज, नंबर 5 इज एसाफोटिडा एंड नंबर 6 इज चाइना। तो ये जो 6 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, ये 6 दवाइयाँ अक्सर पेशेंट्स को दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिम्टम्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 6 ही दवाइयाँ हैं, और भी मेडिसिन हैं। अब मैं इन मेडिसिन की इंडिकेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इन मेडिसिन को बिना पेशेंट के सिम्टम्स को देखे आपको ये पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, और सिर्फ गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स ही नहीं और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स को देखकर ही हमें GERD के पेशेंट्स को दवाइयाँ देनी होती हैं। अब हम बात करें अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, हमें क्या करने चाहिए या किस तरह की डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो ये समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको GERD है तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कॉजेस के अंदर जो मील टाइमिंग्स हैं उसे हमें कम करना पड़ेगा, यानी आप लगभग हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। अगर आप खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे 3 घंटे पे भी कर सकते हैं। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप 3 घंटे पर अपनी भूख से 1 रोटी कम खाइए और हर 3 घंटे पर खाते रहिए। इसके अलावा फ्रूट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वाइटामिन्स प्रॉपरली नहीं लेंगे तो GERD के सिम्टम्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में प्रॉपरली सभी तरह के सीजनल फ्रूट्स को लेना ज़रूरी है। अब जो आपके मील टाइमिंग्स हैं, आप इसमें से एक मील टाइमिंग सिर्फ अपने फ्रूट्स और अपने सैलेड्स के ऊपर फोकस कर दीजिए कि लगभग आप अपने वेट के हिसाब से 300 से लेकर 600 ग्राम तक सैलेड प्लस फ्रूट्स का जो कॉम्बिनेशन है इसे ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आपके जो सिम्टम्स हैं उसमें रिलीफ आने लग जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको GERD है तो आदत डालिए कि पैदल ज़रूर चलें। अगर आप पैदल चलते हैं तो जो आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव करता है। अगर आपको हाइटस हर्निया भी है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है अगर आप नॉर्मली वॉक करते रहते हैं। जॉगिंग और रनिंग से उतना इम्प्रूवमेंट ऐसे पेशेंट्स में नहीं आता जितना ज़्यादा वॉक से आता है। तो वॉक कितनी करनी चाहिए? अपने बॉडी वेट के हिसाब से 90 स्टेप्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आपको वॉक करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह के कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर फोकस करेंगे तो इंप्रूवमेंट आता है। अब डाइटरी जो मॉडिफिकेशंस है उसे भी समझिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना नहीं खाना है। किसी भी तरह से आपको जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं या फिर स्मोकिंग है उसे आपको अवॉइड करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि बॉइल्ड या रोस्टेड ही लें, फ्राइड बिल्कुल ना लें। फ्राइड की वजह से आपको दिक्कतें आने लग जाएंगी। इसके अलावा सैलेड्स और फ्रूट्स मैंने बता दिया कि आप उसे ज़रूर इंक्लूड करें। पानी का एक बहुत बड़ा रोल है GERD के पेशेंट्स में कि आपको लगभग हर घंटे पर 1 गिलास पानी की रिक्वायरमेंट है। खाने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ही पानी लें, खाने के साथ में बिल्कुल पानी ना लें। अगर आपको खाने को गटकने में परेशानी होती है तो आप बटर मिल्क या छाछ ले सकते हैं, इससे आपको ये इस परेशानी में आराम आ जाएगा। और गैस्ट्राइटिस या GERD के पेशेंट्स में जो कर्ड है या दही है इसका इंटेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके बॉडी में लैक्टोबैसिलस प्रॉपर्ली अमाउंट में रहे और जो आपको गले में सूखापन रहता है उसमें भी आराम आ जाए। तो इस तरह जो दवाइयां हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, इस पे जब आप फोकस करेंगे तो GERD के सिम्टम्स आपको कम से कम महसूस होंगे। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो जनहित में से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।